शांति के मरने के बाद अविनाश ने ही पाला था रूही को। शांति आज 21 साल की हो गई हमारी बेटी और अगले महीना विशाल के साथ उसकी शादी है। बहुत प्यारा बच्चा है विशाल, वो रूही को बहुत खुश रखेगा। एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। तभी वहाँ रूही आ जाती है। क्या पापा, जब देखो माँ के साथ अकेले बातें करते रहते हो। बिन माँ की बच्ची थी रूही, अपने पापा की जान थी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे रुक, मैं बनाता हूँ, कहीं तेरे हाथ जल गए तो। क्या पापा, शादी के बाद तो मुझे ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने बोल दिया है विशाल को, मेरी बेटी कोई काम वाम नहीं करेगी, चुपचाप एक नौकर रखेगा। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। आपके बेटी का नौकर हाजिर है। वे लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों से रूही बीमार रहने लगी। उसके पापा ने डॉक्टर को दिखाया। पापा, अचानक रूही की इतनी ज्यादा तबीयत कैसे बिगड़ गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। कल रिपोर्ट आने वाला है, अब कल ही सब कुछ पता चलेगा। डॉक्टर के सामने अविनाश और विशाल बैठा हुआ था। डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उसे ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। अविनाश अपना आपा खो देता है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? पापा संभालिए अपने आप को। कैंसर पहले शांति को खा गया, अब मेरी बेटी को। इस बार मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। डॉक्टर, जितना भी खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर बहुत देर हो चुकी है। रूही, मेरी बच्ची। ऐसे ही कुछ दिन बीते और रूही की मौत हो जाती है। चिता पर लेटी थी रूही और उसके पापा बस रोए जा रहे थे। पापा, चिता को आग दीजिए। पर अविनाश को कुछ भी होश नहीं था। बेटा, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी थी। उसके पापा की हालत तो तुम देख ही रहे हो, इसलिए तुम्हें चिता को आग देनी होगी। विशाल चिता को आग लगा देता है। बेटी, मेरी बेटी जल रही है, कोई पानी से बुझाओ, मेरी बेटी को बचाओ। अविनाश रूही के शरीर को चिता से उठा लेता है और आधी जली हुई रूही को ले जाने लगा। रुक जा अविनाश, आज अमावस्या है और तुम ऐसे चिता से लाश को उठाकर घर नहीं ले जा सकते। इससे बहुत बड़ा अपशकुन होगा। शैतानी रूही जागृत होगी। रूही की लाश को घर ले जाने वाली बात गांव में आग की तरह फैल गई। पर अविनाश किसी की बात को नहीं मानता और रूही की लाश को अपने घर ले जाता है। अपनी कमरे के बिस्तर में लेटा देता है। अविनाश सिर्फ रूही को देखे जा रहा था। देखते देखते पता नहीं अविनाश को कब नींद आ गई। आधी रात को पापा पापा अविनाश उठा। जब वो बिस्तर की तरफ देखता है तो वहाँ रूही की लाश नहीं थी। पापा पापा। बेटा, तू आ गई। नीचे आ, नीचे आ, वरना गिर जाओगी। ये नीचे उतरी। पापा, मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। पापा, मुझे खाना नहीं खाना। मैं इंसान का मांस खाऊंगी और खून पीऊंगी। अविनाश बेटी की चाव में भूल गया था कि वो अब चुड़ैल बन चुकी थी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अविनाश फोन करके सबसे पहले विशाल को बुलाता है। क्या हुआ पापा, आप इतनी रात को मुझे क्यों बुलाए? विशाल, मेरी बेटी को भूख लगी है। फिर रूही विशाल पे झपटती है और उसका खून पीने लगी, जिससे विशाल की मौत हो जाती है। अविनाश उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करता है और रूही के प्लेट में परोसता है, जिसे रूही खाने लगती है। इसी तरह अविनाश रोज रोज नए शिकार लाता और रूही उसका खून पीती और मांस खाती। गांव में एक के बाद एक व्यक्ति भी गायब हो रहे थे, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। गांव में एक सभा बुलाई गई। हो न हो, ये उन दोनों बाप बेटी का काम है। रूही अब चुड़ैल बनकर वापस आई है। हाँ सरपंच जी, मैंने उसके घर में रूही की हंसने की आवाज सुनी थी। सरपंच जी ने फैसला किया, रात में कोई भी बाहर ना निकले। एक रात अविनाश शिकार की तलाश में निकला, पर उसके हाथ कोई नहीं आया। भूख लगी है पापा। पापा, मुझे मांस चाहिए। बेटा, आज कोई मेरे हाथ नहीं आया। लगता है इन गांव वालों को भनक लग चुकी है। फिर रूही अविनाश के ऊपर झपटती है और उसका खून पीने लगी और उसका मांस खाने लगी।
दूसरी रात जब रूही अपने शिकार के लिए घर से निकली तो गांव वालों ने रूही को घेर लिया। गांव वालों, ये रूही नहीं चुड़ैल है, जिंदा जला डालो इसे। हाँ हाँ हाँ, जिंदा जला डालो इसे। मुझे भूख लगी है, मैं सबको मार डालूंगी। फिर सभी गांव वालों ने रूही को जिंदा जला डाला। पापा बचाओ मुझे, पापा। तभी वहाँ अविनाश की आत्मा आ जाती है। रूही बेटी, आओ मेरे पास, हम दोनों दूसरी दुनिया में एक साथ रहेंगे। वो चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। अविनाश रूही को अपने संग दूसरी दुनिया में ले जाता है।